आओ छोटी बहू, अंदर आओ। हमारे इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। सुमित्रा देवी अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कराकर उसे अपने घर के अंदर ले आती हैं। जहां अंदर आते ही उनकी छोटी बहू ज्योति उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देखकर सुमित्रा देवी ज्योति से बोलती हैं, क्या हुआ छोटी बहू, तुम इतने गौर से क्या देख रही हो? माँ जी, मैं इस कमरे को देख रही हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को। मुझे बताइए मेरा कमरा कौन सा है? मैं शादी के रीति रिवाजों में बहुत थक गई हूँ। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी कोमल का कमरा है। अब तुम दोनों को इसी कमरे में रहना है। क्या माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है और भला एक ही कमरे में हम दोनों देवरानी जेठानी कैसे रहेंगी? बहू, तुम तो हमारी गरीबी के बारे में जानती ही हो। हमारे पास कुल मिलाकर यही एक कमरा है, इसलिए तुम दोनों को इसी में गुजारा करना होगा। मैं तो खुद ही रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। ये सुनकर ज्योति मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी उसके लिए पानी लाती है और उससे कहती है, ये लो ज्योति, तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, और कुछ चाहिए होगा तो मुझसे बताना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी एक ही कमरे में अपने अपने पतियों के साथ सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ जेठ जेठानी और दूसरी तरफ देवर और देवरानी सो जाते हैं। अचानक रात को ज्योति की नींद खुलती है। ओह, ये कमरे में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कमरे में बिल्ली पोटी करके चली गई है। वह कमरे में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी थोड़ी देर में वह देखती है कि उसकी जेठानी बहुत जोर से गैस छोड़ती है। हे भगवान, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। लगता है इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे, तभी तो मेरा जीना मुश्किल कर रही हैं। मैंने अपनी शादी और सुहागरात को लेकर कितने सारे सपने देखे थे, लेकिन वो सारे तो धरे के धरे रह गए। तभी उसकी जेठानी की आंख खुलती है और वो उससे कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम अभी तक सोई नहीं? आप इतनी बदबूदार गैस छोड़ रही हो, भला इसमें नींद किसे आएगी? और ऊपर से ये मच्छर, ये कानों में गीत गुनगुनाए जा रहे हैं। अरे देवरानी जी, तुम तो जानती ही हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ऐसी हालत में गैस बनना तो आम बात है। चलो अब सो जाओ, हमें सुबह जल्दी उठना है। अपनी किस्मत को कोसते हुए ज्योति सो जाती है। अगली सुबह ज्योति की मुंह दिखाई की रस्म थी। ज्योति के मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं। अरे वाह सुमित्रा, तुम्हारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बहू, जैसे हमें बड़ी बहू ने खुशखबरी सुनाई है, जल्दी से तुम भी हमें उसी तरह खुशखबरी सुना दो। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले ही दिन से हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, और ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की तो इस घर में कोई चीज ही नहीं है। मैं भी कहाँ फंस गई। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कोमल अपने घर वालों से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति भी फोन पर अपने घर वालों से बात कर रही थी। एक ही कमरे में होने के कारण दोनों की बात ठीक से हो नहीं पा रही थी। उफ, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पे भी ढंग से बात नहीं कर सकते। देवरानी जी, इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर बाहर आंगन में बात कर लो। मैं क्यों जाऊं बाहर धूप में? आपको जाना है तो आप जाओ। ओहो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर कोमल खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है, और जब वो वापस आती है तब देखती है कि कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने तो सारा सामान बिखरा दिया है, और ऊपर से गीली तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिए। जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, ये कमरा मेरा भी है, और मेरे कमरे में मुझे कैसे रहना है, इसके लिए मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर कोमल समझ जाती है
कि ज्योति के मुंह लगना बेकार है, इसीलिए वो ज्योति से कुछ नहीं कहती। वह गर्भावस्था में होने के बाद भी सारे कमरे की अकेले ही सफाई करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और कोमल की डिलीवरी का समय पास आ जाता है, इसीलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती हैं, जिसके लिए कोमल शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी, जिसे देखकर ज्योति उससे कहती है, अरे जेठानी जी, आपका 16 श्रृंगार हो गया हो तो ज़रा हटिए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो मुझे तो अच्छे से तैयार हो जाने दो, फिर तुम बाद में तैयार हो जाना। ओहो, क्या मुसीबत है, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से सब चीज़ एक ही है, कमरा एक, बाथरूम एक, यहाँ तक कि शीशा भी एक ही है। न जाने मुझे और किन किन चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। हाँ, तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ, पहले मैं कितने आराम से रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो तब से मेरा जीना हराम हो गया है। पूरे घर में गंदगी फैली रहती है, रहती तो तुम भी उसी घर में हो, लेकिन सफाई करने का नाम नहीं है। हाँ तो क्या हुआ, ये सिर्फ आप ही का कमरा है, आप जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगी और मैं नहीं। बातों ही बातों में देवरानी और जेठानी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें कोमल को गलती से धक्का लग जाता है और वह पेट के भर गिरने ही वाली थी, तभी उसका पति आकर उसे बचा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं सही समय पर आ गया, नहीं तो ना जाने आज क्या हो जाता। आज अगर सही समय पे मेरा बेटा नहीं आता तो इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, लेकिन इस नन्ही सी जान के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने की वजह से तुम दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों हाथापाई पे उतर आओ। तुम दोनों को इतना तो सोचना चाहिए था कि अभी हम लोग गरीब हैं, लेकिन मेरे दोनों बेटे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हम जल्द ही बड़ा कमरा ले लेंगे। हाँ माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, ज्योति बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए था, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। आप दोनों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये परेशानी बस कुछ ही दिनों की है। हमने ज़मीन खरीद लिया है और बहुत ही जल्द हम उसमें 2 कमरे बनवाने वाले हैं। हमने सोचा था कि हम आप तीनों को सरप्राइज देंगे, लेकिन उससे पहले ही इतना सब कुछ हो गया, इसीलिए हमें बताना पड़ा। ये बात सुनकर वह तीनों सास बहू काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो दोनों देवरानी जेठानी काफ़ी बदल गई थी। अब उन दोनों के बीच एक कमरे को लेकर कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। कुछ ही दिनों में उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो दोनों अलग अलग कमरों में खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्रिया और ज्योति 2 छोटी बहनें थीं और वे अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक पाइप के घर में रहा करती थी। प्रिया और ज्योति के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और उनकी दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पाती थी। उनके पास रहने के लिए ना ही तो कोई घर था और ना ही कमाई का कोई जरिया, इस वजह से वो पाइप के घर में रहा करते थे। वो दोनों बहनें कूड़ा बीनती थी, उसे कबाड़ी की दुकान पर बेचकर उन्हें जो पैसे मिलते उसी से वो अपने और अपनी दादी के लिए खाना ले जाती। ऐसे ही एक दिन, ज्योति देखना कितनी तेज बारिश हो रही है, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो पानी पाइप में घुस जाएगा। हाँ प्रिया, बारिश अगर ऐसी ही होती रही तो सच में पानी पाइप में घुस जाएगा। अगर पाइप में पानी घुस गया तो हमारी दादी का क्या होगा। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी, तभी बारिश और ज़्यादा तेज हो जाती है। ज्योति,
बारिश तो और भी तेज बढ़ती जा रही है और पाइप में पानी घुसने लगा है। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम इस पानी में कैसे रहेंगे? प्रिया, और हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है। हमारा तो कोई बात नहीं, लेकिन दादी का क्या होगा? वे तो ऐसे ही बीमार रहती हैं। वो बेचारी इस पानी में कैसे रहेंगी? दोनों बहनों की चिंता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि पानी उनके पाइप घर में घुस चुका था। लेकिन वह बेचारी और कर भी क्या सकती थी? और बारिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी तरह बारिश पूरी रात होती रही और उनके घर का सारा सामान धीरे धीरे पानी में बह गया। ज्योति, हमारे घर का तो सारा सामान बह गया, अब हमारा क्या होगा? प्रिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बारिश की वजह से हमें 2 दिन हो गए हमने कुछ भी नहीं खाया है। हमारी दादी का क्या होगा? वो बेचारी भी भूखी हैं। फिर वे दोनों बहनें अपनी दादी से कहती हैं, दादी, आप यहीं पर आराम से रहो, तब तक हम आपके लिए खाना लेकर आती हैं। अरे नहीं नहीं बच्चियों, तुम दोनों इस बारिश में कहाँ जा रही हो? मुझे भूख नहीं लगी है, तुम दोनों कहीं मत जाओ। अरे दादी, आप इतना चिंता क्यों करती हो? हमें कुछ नहीं होगा, आप बस यहीं आराम से रहो। इतना बोलकर वह दोनों बहनें खाना लेने के लिए चली जाती हैं और एक ढाबे वाले के पास जाकर उससे खाना मांगती हैं। अंकल, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम आपको आपके पैसे कल दे देंगे। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तो फिर खाना भी नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। चलो भागो यहाँ से। ढाबे वाला अपने ढाबे से उन दोनों बहनों को भगा देता है। वे दोनों बहनें थोड़ा और आगे जाती हैं। फिर उन्हें एक दुकान दिखाई देता है। अंकल, आपकी दुकान में बिस्किट है? अगर है तो हमें दे दो। हाँ हाँ बेटा, बिस्किट है, रुको मैं अभी देता हूँ। दुकानदार प्रिया को बिस्किट दे देता है। बिस्किट लेने के बाद प्रिया दुकानदार से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने हमें बिस्किट दे दिए, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम आपके पैसे कल दे देंगे। पैसे नहीं हैं और बिस्किट चाहिए? चलो लाओ इधर बिस्किट, मेरे पास फ्री फोकट का कुछ भी नहीं है। प्रिया और ज्योति के पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से उन्हें कोई भी दुकानदार खाना नहीं दे रहा था। वे दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती हैं। ज्योति, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसी वजह से कोई भी दुकानदार हमें खाना नहीं दे रहा है। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम दादी को क्या खिलाएंगे? और हमें भी तो जोरों की भूख लगी है ना? हाँ प्रिया, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन इस बारिश की वजह से हमें कहीं कूड़ा भी तो नहीं मिल रहा जिसे बेचकर हम कुछ पैसे ही कमा लेते। लेकिन अब हम क्या करें? अरे करना क्या है, चलो हम किसी के घर चलते हैं और खाना मांगते हैं। क्या पता किसी को हम पर तरस आ जाए और हमें खाने को कुछ दे दे। फिर क्या था, वह दोनों बहनें खाना मांगने के लिए निकल पड़ती हैं और किसी के दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाती हैं। क्या है, तुम दोनों कौन हो और मेरे दरवाजे को इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों खटखटा रही हो? आंटी जी, हम दोनों बहनें हैं, हम आपसे खाना मांगने के लिए आए हैं। वो क्या है ना, इस बारिश में हमारा सारा सामान बह गया है, इसलिए हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम आपसे खाना मांगने के लिए आए हैं। घर पर हमारी बूढ़ी दादी हैं और वो भी भूखी हैं।
उन दोनों बहनों को देखकर उस औरत के मन में कुछ विचार आता है और वह सोचने लगती है, इस बारिश की वजह से काम वाली कई दिनों से छुट्टी मारकर बैठी है। मेरे घर का सारा काम वैसे ही पड़ा है, क्यों ना मैं इन दोनों से ही काम करवा लूं और बदले में इन्हें थोड़ा बहुत कुछ खाने को दे दूंगी। ऐसे में मेरे घर का सारा काम हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कविता को इतना देर सोचते हुए देखकर प्रिया ने उससे कहा, आंटी आंटी, क्या हुआ? आप क्या सोचने लगी? क्या आप हमें खाना देंगी? हाँ, मैं तुम दोनों को खाना तो दे दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। बोलो, करोगी? हाँ हाँ आंटी, आप जो भी बोलेंगी हम वो सारा काम कर देंगी। आप हमें बस खाने के लिए दे देना। ठीक है, तो फिर आ जाओ अंदर। फिर वे दोनों बहनें खुशी खुशी उस औरत के घर के अंदर जाती हैं और घर का काम करने लगती हैं। तभी उन्हें किचन से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। प्रिया, मुझे लग रहा है आंटी कुछ अच्छा बना रही है। हाँ ज्योति, मुझे लग रहा है खीर पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी बन रही है। चल जल्दी जल्दी से हम दोनों काम खत्म कर देती हैं, फिर आंटी हमें ये खाने को देंगी। फिर वह दोनों बहनें काम पर लग जाती हैं और जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म कर देती हैं। आंटी, हमने आपके घर का सारा काम कर दिया है, साफ सफाई और बर्तन भी धो दिए हैं। अब आप हमें खाना दे दो। फिर कविता रसोई में जाकर रात के बचे हुए चावल और थोड़े बहुत सब्जी लाकर उन्हें दे देती है। आंटी, ये क्या? आपने हमें रात का बासी खाना दिया है। हमें तो लगा आप हमें कुछ अच्छा खाने को देंगी। जो दिया है ना, उसे चुपचाप खा लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तुमने जितना काम किया है ये उससे ज़्यादा ही है। कविता की बात को सुनकर वो दोनों बहनें काफ़ी दुखी हो जाती हैं। वे कविता के दिए हुए खाने को लेकर अपने घर आ जाती हैं। अरे बच्चियों, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं तुम दोनों की वजह से कितना परेशान थी। दादी, हमने आपसे कहा तो था कि हम खाना लाने के लिए जा रही हैं, तो आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, हम ठीक ठाक आ गई हैं। अच्छा दादी, आपको बहुत भूख लगी होगी ना? ये लीजिए, हम आपके लिए खाना लाए हैं, आप ये खा लो। लेकिन तुम दोनों नहीं खाओगी? तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना? खाना इतना ज़्यादा कम था कि उससे एक ही आदमी का पेट भर सकता था, इसीलिए उन दोनों ने अपनी दादी से झूठ बोल दिया। दादी, हमने खाना खा लिया है, ये खाना तो हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिर उनकी दादी वह खाना खा लेती हैं। अपनी दादी को खाना खाते हुए देखकर वह दोनों बहनें काफ़ी खुश थीं। ज्योति, आज तो हर ने किसी तरह दादी को खाना खिला दिया है, लेकिन हम कल क्या करेंगे? हम कहाँ से कल खाना लाएंगे? प्रिया, तुम चिंता ना करो, जैसे ऊपर वाले ने आज हमें खाना दिया है, कल भी कुछ न कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा। वो दोनों बहनें भूखी थीं, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वो ऐसे ही भूखे सो जाती हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों बहनें कूड़ा बीनने के लिए निकल पड़ती हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज़्यादा कूड़ा नहीं मिलता है। ज्योति, इतना कबाड़ा तो कबाड़ी वाला लेगा भी नहीं। अरे प्रिया, चल हम पहले इसे बेच कर देखते हैं, क्या पता वो हमें पैसे दे दे। फिर वह दोनों बहन वो थोड़ा सा कूड़ा लेकर ही कबाड़ी वाले के पास जाती हैं। जैसे ही वह कबाड़ी के पास पहुंचती हैं, तो कबाड़ी वाला उनका कबाड़ा देखकर
उनसे साफ साफ मना कर देता है। अरे अरे, इतना थोड़ा सा ही कबाड़ा लेकर आई हो? इतने थोड़े से कबाड़ी से क्या होगा? जाओ जाओ, थोड़ा और लेकर आओ, तब मैं तुम्हें इनके बदले थोड़े से पैसे दूंगा। ज्योति, मैंने कहा था ना, इतने थोड़े से कबाड़े से कुछ नहीं होगा। चल, हम फिर से कूड़ा बीनते हैं, शायद हमें इस बार कुछ ज़्यादा कबाड़ा मिल जाए। फिर से वह दोनों बहनें कबाड़ा बीनने के लिए निकल पड़ती हैं। उन्हें सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन एक भी कबाड़ा नहीं मिलता है। वो बहुत उदास थीं। तभी उन्हें दूर से कचरे के ढेर में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ज्योति अपनी बहन से कहती है, प्रिया, वो देख, कचरे के ढेर में कुछ चमक रहा है। चल, हम उसके पास चलकर देखते हैं। फिर वह दोनों बहनें कचरे के पास जाती हैं तो उन्हें एक चमचमाती हुई कढ़ाई दिखाई देती है। अरे ये क्या? ये तो कढ़ाई है। हम इसका क्या करेंगे? अरे करना क्या है, हम इसे घर लेकर चलते हैं, क्योंकि अभी तो शाम हो गया है। सुबह होते ही हम इसे दुकानदार से बेच देंगे। ऐसा सोचकर वह दोनों उस कढ़ाई को लेकर घर आ जाती हैं। प्रिया, कितना अच्छा होता अगर हमारे पास खाना बनाने का सामान होता, तो हम इस कढ़ाई में बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाते, जैसे कि पूड़ी और मटर पनीर की सब्जी और खीर भी। ज्योति ने इतना कहा ही था कि तभी उस कढ़ाई में चमत्कार हुआ और उस कढ़ाई से मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और खीर निकला। अरे प्रिया, देख देख, इस कढ़ाई से अमीरों वाला खाना निकला है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ ज्योति, तूने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इस कढ़ाई से इतना अच्छा अच्छा खाना निकला है। देखो दादी, देखो, हमारी इस कढ़ाई से खाना निकल रहा है। तभी वह कढ़ाई बोल पड़ती है, बच्चों, तुम दोनों हैरान मत हो। मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ और मैं सिर्फ अच्छे और गरीबों की ही मदद करती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को मिली हूँ। तुम दोनों मुझे संभाल कर रखना। मैं तुम्हारी हमेशा ही मदद करूँगी और तुम्हें ऐसे ही अच्छे अच्छे पकवान दूँगी। कढ़ाई की बात सुनकर दोनों बहनों के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वे सभी उस कढ़ाई से निकले हुए अमीरों वाला खाना खाते हैं और खाना खाते हुए कहते हैं, सच में दादी, आज हमने जीवन में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। हाँ दादी, मैंने भी। ये खाना बहुत स्वादिष्ट है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, ये तुम दोनों की अच्छाई की वजह से हुआ है। तुम दोनों की अच्छाई ने ही तुम्हें ऐसा फल दिया है। आज सबने पेट भरकर खाना खाया था, क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने अपने जीवन में सचमुच पहली बार खाया था। वह ऐसे खाने को खाकर बहुत खुश थी। उन दोनों ने उस कढ़ाई को बहुत ही संभाल कर रखा और अपने से कभी भी दूर नहीं होने दिया। इस कहानी को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। आप सभी हमारी इस कहानी को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।